दोस्तों आज फिर स्वागत है। इसी बीमारियां पढ़ रहे थे, मैं सुनील चौरसिया। तो बीमारियों में हमने बैक्टीरियल को पढ़ लिया था और वायरल को पढ़ लिया था। तो वायरल में हमने पढ़ लिया था। बस यही देखना है कि यदि बैक्टीरियल की बात होती है और वायरल की बात होती है तो बस मुख्य रूप से 4 क्वेश्चन पर फोकस करना है कि संबंधित रोग कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है, बैक्टीरियल है तो इसके पैथोजन का नाम, वायरल है तो इसके पैथोजन का नाम, यदि इफेक्टेड ऑर्गन है तो इफेक्टेड ऑर्गन का नाम, और यदि संबंधित कोई टीका है तो उसके टीके का नाम। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, इनको भी देख लें। बीमारियों के अंतर्गत ही प्रोटोजोअन या प्रोटोजोअन से पहले कल चर्चा हो रही थी वायरस पर। तो वायरस के अंतर्गत जैसे अभी कोविड चल रहा है तो इसको भी हम इसमें कलेक्ट कर सकते हैं, कोविड-19। ठीक है, अब कोविड-19 की बात करते हैं तो इसमें भी पूछ सकते हैं, मान लो आने वाले एग्जाम में आपका जीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, साइंस से भी, कि कोविड-19 ये क्या है, बैक्टीरियल है, वायरल है। तो कोविड-19 की बात करेंगे तो हम देखते हैं ये भी क्या है, वायरल होगी। और हम देखते हैं इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो सीओ की बात करेंगे तो सीओ मीन्स हो जाएगा कोरोना, वीआई से क्या हो जाएगा, वायरस। ठीक है, अब यहाँ 19 लिखते हैं क्योंकि नवंबर 19 में आया था डिसीज, इसीलिए इसे कोविड-19 बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, वायरल है, और सीओ से कोरोना हो जाएगा, वीआई से वायरस, और डी से डिसीज, डी से हो जाएगा डिसीज, यानी कोरोना वायरस रोग। अब देखिए इसमें कभी भी हम देख चुके हैं कि जितने भी रोग पूछते हैं, चाहे बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो, तो कभी भी सिम्टम्स नहीं पूछते हैं, लक्षण नहीं पूछते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पहला क्या हो जाएगा, कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल, तो पक्का है संक्रामक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और हम देखते हैं इसका रोग कारक क्या होता है, वायरल। अब वायरल है तो कौन सा इसका वायरस है, कोरोना, और इसका पूरा नाम क्या होता है, कोविड-19 का पूरा नाम। तो कोविड, तो सीओ से कोरोना हो जाएगा, वीआई से वायरस हो जाएगा, और डी से डिसीज हो जाएगा। ठीक है, 19 क्यों लिखते हैं, क्योंकि नवंबर 2019 में आया था और चीन के वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। अब इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हम देखते हैं इसमें लंग्स प्रभावित होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं। भले ही आपका आ जाए नाक, कान, या संपूर्ण शरीर, होल बॉडी की बात करते हैं, लंग्स की बात करते हैं, तो कौन सा अंग प्रभावित होगा, लंग्स। और आप देख रहे हो कि जितने भी कोरोना से मर रहे हैं तो जब लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो हम देखते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु होती है। और इसके सिम्टम्स वैसे भी सर्दी जुकाम से मिलते जुलते हैं, जिस प्रकार से पूछ लिया जाएगा। अब इस पर वैक्सीन पर सर्च जारी है, कोविशील्ड चल रहा है ना। तो अभी वैक्सीन जब इसका क्लियर हो जाएगा तो इसको हम वैक्सीन के रूप में ले लेंगे। अब हमने बैक्टीरियल को भी कंप्लीट कर लिया, वायरल को भी कंप्लीट कर लिया, बीमारियों को ही पढ़ रहे हैं। और अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रोटोजोअन। ठीक है, प्रोटोजोअन डिसीज। ठीक है, या इसी को हिंदी में बोल देते हैं परजीवी जनित रोग। अब प्रोटोजोआ क्या है तो इस पर थोड़ी चर्चा हो जाए। कई बार हम सोच लेते हैं प्रोटोजोआ क्या है तो देखिए प्रोटोजोआ या परजीवी की बात करते हैं तो परजीवी क्या होते हैं, ये वे जीव हैं जो अपने पोषण के लिए, हम देखते हैं न्यूट्रिशन के लिए दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं। अब यानी पोषक की बात करते हैं, इसमें प्रोटोजोअन जो होता है तो ये भी एक जीव के नाम होता है, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जीव है। और हम देखते हैं कि अपने पोषण के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहता है। तो जिस पर निर्भर रहता है तो उसे पोषक बोल देते हैं, होस्ट बोल देते हैं। और जो हम देखते हैं जीव होता है इसको परजीवी बोल देते हैं। अब जैसे हम देखते हैं परजीवी या प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, तो इसमें भी आपका पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोअन डिसीज है, परजीवी जनित रोग है। या जो प्रोटोजोअन पढ़ रहे हैं तो ये सब क्या है, संक्रामक है। ठीक है, तो इसमें कुछ बीमारियां आती हैं तो जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं जैसे मलेरिया। ठीक है, एक मलेरिया को पढ़ेंगे और हम देखते हैं एक पढ़ेंगे स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, या इसी को निद्रा रोग बोल देते हैं, सोने की बीमारी बोल देते हैं। एक आता है डिसेंट्री, या इसी को पेचिस बोल देते हैं। ठीक है, एक आता है आपका पायरिया, और एक आता है काला अजार। ठीक है, तो हम 5 रोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, इतने के अलावा और कोई नहीं आएगा। जब भी आता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है, तो ये मलेरिया हो गया। ठीक है, ये निद्रा रोग हो गया, और ये पेचिस हो गया, और ये पायरिया। ठीक है, एक काला अजार। ठीक है,
तो सबसे पहले तो हमें याद होना चाहिए पांचों रोग कि हम देखते हैं क्या है, प्रोटोजोन। प्रोटोजोआ का अर्थ हमें पता है, प्रोटोजोआ मीन्स होता है परजीवी। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मलेरिया। तो देखिए मलेरिया में भी आपका पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, कम्युनिकेबल डिसीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी मलेरिया भी क्या है, इसका पैथोजन होता है, रोग कारक होता है। तो हम देखते हैं पहले भी पढ़ चुके हैं, जो लोग बाद में जुड़े हैं उनको एक बार और बताना चाहूँगा कि जब डिसीज की बात होगी तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है संक्रामक और असंक्रामक। जिसको संक्रामक को बोलते हैं कम्युनिकेबल और हम देखते हैं असंक्रामक को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। अब विज्ञान की भाषा में इसकी परिभाषा क्या होगी, प्राणियों में होने वाले ऐसे रोग जो विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यानी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, तो प्राणियों में होने वाले ऐसे रोग जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होते हैं, फैलते हैं, संक्रामक कहलाते हैं। ना कि इसकी डेफिनेशन ये होगी कि जो छुआछूत के द्वारा फैलते हैं, इसकी डेफिनेशन ये नहीं होगी। ऐसे रोग जो हम देखते हैं कि जिनका कोई ना कोई रोग कारक होता है, और रोग कारक क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव के अंतर्गत जीवाणु हो सकते हैं, विषाणु हो सकते हैं, और प्रोटोजोआ की बात कर सकते हैं, कवक हो सकते हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, सूक्ष्म जीव। यहाँ तक कि इंसेक्ट भी हो सकते हैं, कृमि भी हो सकते हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, संक्रामक हो जाएंगे। ठीक है, अब मलेरिया, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, संक्रामक है असंक्रामक, तो संक्रामक है। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं प्रोटोजोन है। अब संक्रामक है तो हम देखते हैं कि इसके मलेरिया में क्या होता है, रोगी को तीव्र बुखार आता है ना, फीवर की बात करते हैं, ठंड के साथ बुखार आता है। और हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि कौन से परजीवी के द्वारा होता है, तो जब इस परजीवी की बात करेंगे तो इसके परजीवी का नाम होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो जब भी यदि पूछा जाए कि मलेरिया रोग कौन से परजीवी के द्वारा होता है तो प्लाज्मोडियम। और यदि आ जाए कि मलेरिया रोग का वाहक मच्छर कौन सा है या कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो फिर हम पढ़ेंगे मादा एनाफिलीज। ठीक है, मादा एनाफिलीज। ठीक है, तो कौन से इसके रोग कारक का नाम, या हम देखते हैं प्लाज्मोडियम हो जाएगा परजीवी का नाम, और कौन से मच्छर के द्वारा फैलता है तो मादा एनाफिलीज। अब इसमें क्या होता है, रोगी को ठंड के साथ बुखार आता है, जो लिम्फ ग्लैंड होती हैं, लसिका ग्रंथियां होती हैं, तो हम देखते हैं प्रभावित होती हैं। और हम देखते हैं कि मलेरिया होने की स्थिति में कभी कभी क्या होता है कि रोगी के जो आरबीसी होते हैं, है ना, आरबीसी क्या है, ब्लड का पार्ट है, यानी रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं, तो हम देखते हैं ब्लड का पार्ट होता है, और हम देखते हैं आरबीसी क्या होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं। अब यदि बात करें कि आरबीसी की बात करते हैं तो प्रति घन मिलीमीटर रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो हम देखते हैं 50 से 55 लाख। यदि आ जाए कि मनुष्य में हम देखते हैं कि प्रति घन मिलीमीटर रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो 50 से 55 लाख। आरबीसी का काम क्या होता है, तो हम देखते हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करती हैं। जब भी यदि क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आरबीसी के द्वारा। यदि क्वेश्चन आ जाए कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो फिर आरबीसी नहीं होगा, फिर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ आरबीसी की बात हो रही है, तो आरबीसी की संख्या हम देखते हैं कितनी होती है, 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। और हम देखते हैं कि इसमें हम देखते हैं मलेरिया की स्थिति में आरबीसी नष्ट होने लगते हैं, और जब ये नष्ट होंगे तो पक्का है कि आरबीसी नष्ट होंगे तो हम देखते हैं कि शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। तो रक्त की कमी होने से कौन सा रोग हो जाता है, उसी को रक्ताल्पा बोल देते हैं, उसी को रक्तता बोल देते हैं, और अंग्रेजी की बात करेंगे तो एनीमिया, है ना। तो कभी कभी हम देखते हैं कि मलेरिया के पेशेंट को रक्त की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। तो एनीमिया क्या है, हमारे शरीर में रक्त की कमी को एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से मलेरिया, इसके रोग कारक का नाम प्लाज्मोडियम, और हम देखते हैं कौन से मच्छर के द्वारा, तो मादा एनाफिलीज, संक्रामक है, बिल्कुल है। और हम देखते हैं आरबीसी इसमें नष्ट होने लगते हैं। जब आरबीसी नष्ट होंगे तो अंत में हम देख सकते हैं एनीमिया की स्थिति बन सकती है। एनीमिया क्या है, रक्त की कमी। अब कभी कभी पूछ लेते हैं, देखिए दवाएं जो होती हैं, मेडिसिन होती हैं, अधिकतर नहीं पूछी जाती हैं, क्योंकि एक ही रोग की कई दवा हो सकती हैं, लेकिन इसमें आपका पूछा गया है कि मलेरिया से संबंधित दवा। तो हम देखते हैं कि मलेरिया से संबंधित दवा जो होती है कौन सी होती है, कुनैन, और एक होती है क्लोरोक्विनोन, क्लोरोक्विनोन। ठीक है, कुनैन और क्लोरोक्विनोन। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि कुनैन, क्लोरोक्विनोन आपका एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है, किस रोग से संबंधित दवा है, तो हम देखते हैं मलेरिया। ठीक है, अब जैसे पुलिस में पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन, पुलिस में हमने देखा एक दो पेपर सेट में आया हुआ है, कुनैन किससे प्राप्त की जाती है, ये किस वृक्ष से प्राप्त औषधि है, जीके में भी आपका पूछ सकते हैं। तो कुनैन जो होता है एक वृक्ष होता है सिनकोना, सिनकोना। ठीक है, तो किस वृक्ष से प्राप्त औषधि है, सिनकोना।
अब यदि आ जाए कि सिनकोना वृक्ष के किस पार्ट से प्राप्त की जाती है, तो हम देखते हैं सिनकोना की जो छाल होती है उससे प्राप्त की जाती है। इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो हमें बिल्कुल नहीं रटना है। जब हम देखते हैं इनके रोग कारक तो याद करना पड़ेंगे, कुछ जटिल नाम आएंगे। सबसे ज़्यादा कठिन होता है आपका बैक्टीरियल वायरल, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि इनको केवल रोग कारक के रूप में पूछ लेते हैं। तो मलेरिया से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब दूसरा रोग आता है स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी, है ना। सोने की बीमारी महिलाओं वाली नहीं, जो पहनने वाली होती है, ये नींद वाली, इसीलिए इसे निद्रा रोग बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये अपने इंडिया में नहीं होती है, स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी अपने भारत में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं स्लीपिंग सिकनेस की बात होगी तो कौन से परजीवी के द्वारा होती है, तो इसका परजीवी जो होता है ट्रिपैनोसोमा। यदि आ जाए इसके परजीवी का नाम क्या है, तो ट्रिपैनोसोमा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्लीपिंग सिकनेस है संक्रामक रोग है असंक्रामक, तो संक्रामक को पढ़ रहे हैं, और कौन सा डिसीज है, तो प्रोटोजोआन, परजीवी के द्वारा, और परजीवी का नाम क्या हो जाएगा, ट्रिपैनोसोमा। अब मनुष्य में निद्रा रोग कौन सी मक्खी के काटने से होता है, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निद्रा रोग जो होता है कौन सी मक्खी के काटने से होता है, तो इस मक्खी का नाम होता है सैंड फ्लाई, है ना, सैंड फ्लाई। अब सैंड मीन्स क्या होता है, अब हम देखते हैं इसकी बात करते हैं, सॉरी सैंड फ्लाई नहीं, यह स्लीपिंग सिकनेस की बात करते हैं तो TSCC मक्खी, अंग्रेजी में लिखते हैं TSC, टी का लोफ रहता है तो CC बोल देते हैं, ठीक है। यदि आ जाए कि मनुष्य में जो स्लीपिंग सिकनेस होता है कौन सी मक्खी के काटने से होता है, तो स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है, इसकी वाहक मक्खी क्या हो जाएगी, CC मक्खी। और यदि आ जाए कि परजीवी कौन सा है, ट्रिपैनोसोमा। अब इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो व्यक्ति होता है, प्रभावित व्यक्ति जो होता है, इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है, तो उसमें क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक, है ना, चाहे फिजिकली बोलें और मेंटली इनएक्टिविटी आ जाती है, निष्क्रियता आ जाती है, और रोगी हम देखते हैं कि नींद में रहता है, ठीक है। तो कौन सी मक्खी के काटने से, CC। और CC मक्खी हम देखते हैं अपने इंडिया में नहीं पाई जाती, कहाँ पे पाई जाती है, अफ्रीका में। तो अफ्रीका में पाई जाती है, यानी अपने भारत में रोग नहीं होता है, लेकिन बुक्स में आ जाता है, आपके क्वेश्चन में आ जाता है तो लिख देते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से इससे पूछ लेंगे इतने क्वेश्चन। अब आता है डिसेंट्री, या इसी को बोलते हैं पैचेस से सभी अवगत होंगे। पैचेस, इसमें क्या होता है, ये भी परजीवी जनित रोग है। अब हम देखते हैं कि इसका जो परजीवी होता है, तो हम देखते हैं कि मनुष्य की बड़ी आंत के अगले भाग में पाया जाता है। बड़ी आंत की बात करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, और कभी कभी उसकी बड़ी आंत ना दे के हिंदी में क्या दे देते हैं, बृहदांत्र लिख देते हैं। बड़ी आंत को हिंदी में लिख देते हैं बृहदांत्र, है ना। छोटी आंत को लिख देते हैं क्षुद्रांत्र, कभी छोटी आंत नहीं लिख के देंगे। जब अंग्रेजी देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन, और बृहदांत्र में लार्ज इंटेस्टाइन। देखना दोस्तों, इसकी बात करते हैं, क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र की बात करते हैं, तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है बड़ी आंत की तुलना में अधिक होती है, और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6.5 मीटर, यानी 6.5 मीटर होती है छोटी आंत की लंबाई। छोटी आंत की लंबाई की बात करेंगे तो हम देखते हैं, लंबाई की बात करते हैं तो 6.5 मीटर। चौड़ाई की बात करते हैं, वृत्त की बात करते हैं तो हम देखते हैं 2.5 सेंटीमीटर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। जब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो लंबाई इसकी होती है 1.5 मीटर, और हम देखते हैं चौड़ाई कितनी होती है, तो 6.7 सेंटीमीटर। यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है। तो हम देखते हैं छोटी आंत बड़ी आंत की तुलना में लंबाई में बड़ी होती है, और हम देखते हैं चौड़ाई में हम देखते हैं बड़ी आंत बड़ी होती है। तो छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर होती है, और बड़ी आंत की लंबाई जो होती है वो 1.5 मीटर। अब जैसे हम रट के जाएं, और आपका परीक्षा में ही SI में क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई का अनुपात होता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन की रेशियो की बात करेंगे तो आ जाता है। अब देखना, आप सभी ने यहाँ पे देख लिया है कि कितनी होती है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1:4, और B आ जाएगा ऑप्शन 4:1, ठीक है। C आ जाएगा ऑप्शन 6:1, और D आ जाएगा ऑप्शन 1:6। अब ये आपके 4 ऑप्शन हैं, आपने यहाँ पे देख रहे हो। क्वेश्चन क्या पूछा गया, छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई का अनुपात होता है क्रमशः। ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, क्या होगा? आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पर, इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई लिखी गई है और आपका क्वेश्चन पूछा गया है ना। अब जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो रटने पर नहीं, हमें समझने की जरूरत होती है। तो पूछा गया क्वेश्चन क्या कह रहा, छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई का रेशियो होता है, अनुपात होता है, क्या होगा? क्या होगा? केवल और केवल बी। अब देखना रेशियो पूछा गया है। अब छोटी आंत हम देखते हैं कितनी लंबी है, 6.5 मीटर, और हम देखते हैं 1.5 मीटर, यानी 1.5 चौको 6, यानी लगभग 4 गुना लंबी है।
तो 4 पहले लिखेंगे, बाद में 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब इसी क्वेश्चन को यदि बदल दिया जाए, ऑप्शन यही है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए बड़ी आंत और छोटी आंत की लंबाई का अनुपात होता है क्रमशः, तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि बड़ी आंत हम देखते हैं 4 गुनी छोटी होती है, किससे, छोटी आंत से। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम सोचें, हमारे माइंड में चल रहा हो यहाँ 1.5 है, यहाँ 6.5, तो लगभग में लिखा जाता है, तो लगभग यही आएगा ना, 4 गुना, है ना, ये तो 6 गुना हो जाएगा लगभग, तो हम देखते हैं इसीलिए ये हो रहा आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं रोग पर चर्चा हो रही थी, तो पेचिश रोग, तो इसके रोग कारक का नाम तो हम देखते हैं क्या होता है, इसका जो पैथोजन होता है उसका नाम होता है एंट अमीबा। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो कभी कभी पूछ लेते हैं मनुष्य के किस अंग से रिलेटेड है, तो हम देखते हैं मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है, और हम देखते हैं परजीवी का काम क्या होता है, वहीं पे हम देखते हैं खाना खाते हैं और वहीं पे नुकसान पहुंचाते हैं, तो मनुष्य से ही पोषण प्राप्त करता है और मनुष्य को ही हम देखते हैं संक्रमण जब कर देता है, तो हम देखते हैं मनुष्य के पेट में ऐठन होने लगती है, ऐठन होने लगती है, मरोड़ उठती है, तो लगता है बस सब तो जाते ही रहे बार बार, है ना, बार बार शौचालय जाने की इच्छा होती है। पतली दस्त, पेचिश से तात्पर्य किससे, पतली दस्त से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पेचिश है, तो हम देखते हैं प्रोटोजोअल, और हम देखते हैं प्रोटोजोअन डिसीज हो जाएगा। अब इसका प्रोटोजोआ क्या हो जाएगा, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है, मनुष्य की बड़ी आंत से संबंधित है, इसमें क्या होता है, दस्त, पतली दस्त से। ठीक है, तो ये हमने पेचिश को पढ़ लिया। अब इसके बाद आया पायरिया। अब इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं हम, पायरिया, तो पायरिया की बात करें, एक होता है फाइलेरिया जिसको एलिफेंटिएसिस बोल देते हैं, और ये पायरिया है। तो पायरिया का संबंध होता है मसूड़ों से, मसूड़ों की जड़ों से। तो पायरिया में क्या होता है कि मसूड़ों की जड़ों में घाव बनने लगते हैं, और हम देखते हैं पानी भी, इसमें पानी पीने में भी दर्द होता है, तो हम देखते हैं उसे बोलते हैं पायरिया, यानी मसूड़ों से संबंधित बीमारी है। अब पायरिया ये प्रोटोजोअन है, और हम देखते हैं कौन से प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, तो इसका नाम होता है, अभी हमने इसमें पढ़ा था पेचिश में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और इसके परजीवी का नाम होता है एंट अमीबा जिंजीबेलिस, एंट अमीबा जिंजीबेलिस, इसके परजीवी का नाम है। अब यदि आ जाए कि पायरिया के परजीवी का नाम बताइए, तो एंट अमीबा जिंजीबेलिस, है ना। कौन से अंग, तो हम देखते हैं यहाँ पे ओंठ जो होते हैं, या हम देखते हैं मसूड़े जो होते हैं, मसूड़ों की बात करते हैं तो हम देखते हैं मसूड़े प्रभावित होते हैं, ये दांतों की जड़ों में घाव बनने लगते हैं, मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं पायरिया हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं पायरिया के पेशेंट को कौन से विटामिन युक्त आहार देना चाहिए, तो कौन सा विटामिन इसमें फायदेमंद होता है, लाभप्रद होता है, तो विटामिन सी, है ना। और जब भी बात करेंगे कि विटामिन सी किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आंवला, है ना, आंवला यानी एम भी लिखा ऑप्शन ए लेस। और हम देखते हैं खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। किस विटामिन की रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक होती है, जब इम्यूनिटी की बात करते हैं तो किस विटामिन की रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक होती है, तो विटामिन सी। ठीक है, तो ये वाला पायरिया हो जाएगा। अब इसके बाद पढ़ते हैं काला अजार, या इसी को काला जार भी लिखा मिलेगा कहीं कहीं आपको, तो काला अजार पढ़ते हैं। तो कभी कभी पूछ लेते हैं काला अजार का संबंध किससे, तो फीवर से है, बुखार से है। अब इसमें क्या होता है, रोगी को बुखार आता है, और हम देखते हैं कि बाद में हमारी बॉडी पर, होल बॉडी की बात करते हैं, संपूर्ण शरीर की बात करते हैं, तो काले रंग के धब्बे बन जाते हैं, इसीलिए इसे काला अजार बोल देते हैं। कैसा है, तो प्रोटोजोअल डिसीज है, प्रोटोजोअन डिसीज है, यानी परजीवी के द्वारा होता है। अब इसके परजीवी का नाम क्या है, तो इसके जो परजीवी का नाम होता है, काला अजार के परजीवी का नाम होता है लीशमानिया डोनाबनी। ठीक है, लीशमानिया डोनाबनी, इसके परजीवी का नाम होता है लीशमानिया डोनाबनी। ठीक है, अब इसमें व्यक्ति को पहले फीवर आता है और बाद में हम देखते हैं सारे शरीर पर धब्बे बन जाते हैं काले रंग के। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं किस मक्खी के काटने से होता है, तो इसमें आती है सैंड फ्लाई। कौन सी मक्खी के काटने से होता है, तो सैंड फ्लाई। ये सैंड मीन्स क्या होता है, बालू, तो बालू मक्खी के काटने से होता है। अभी मक्खी जहाँ पे हम देखते हैं कम टेम्परेचर पाया जाता है, तो हम देखते हैं खासतौर से सर्दियों के दिनों में, ठंड के दिनों में पाई जाती है, ठंडे स्थानों पर पाई जाती है, जब टेम्परेचर हम देखते हैं लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं। पहले तो हमें याद करना है कि प्रोटोजोअल कौन कौन है, तो केवल और केवल 5 डिसीज पढ़ना है उसमें। ठीक है, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, डिसेंट्री, पायरिया और कालाजार। मलेरिया, इसके परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम। निद्रा रोग, परजीवी का नाम ट्रिपेनोसोमा। पेचिश, परजीवी का नाम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। पायरिया, एंट अमीबा जिंजीबेलिस, इसके परजीवी का नाम तो लीशमानिया डोनाबनी।
दो मक्खियों से पूछ लेते हैं तो बालू मक्खी के काटने से कौन सी बीमारी होती है, कालाजार। सीसी मक्खी के काटने से कौन सी होती है, तो हम देखते हैं निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। तो इस प्रकार से हमें इनको याद करना है। देखिए ये चैप्टर ऐसा है अपना बीमारियों का कि जब तक हम बीमारियों को कंप्लीट नहीं करेंगे, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीएससी प्री का दें, चाहे एसएससी सीजीएल का दें, या हम देखते हैं एसएससी की बात करें, या फिर हम देखते हैं पुलिस, एसआई, संविदा, सभी में ये वाला चैप्टर आपका पूछा जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है और आपका साइंस से भी रिलेटेड है। तो हमने इनको कंप्लीट कर लिया। अब इसी के अंतर्गत और देखे ले रहे एक चैप्टर, अब एक होते हैं कवक। कवक का नाम सभी ने सुना होगा, ये इसी को बोलते हैं फंगस, है ना। तो इसको बोल सकते हैं फंगल डिसीज, लिख सकते हैं फंगल या कवक जनित रोग, कवक जनित रोग। अब देखिए अब एक शब्द आया, हमें नया शब्द मिला यहाँ पे, कवक। तो देखिए हमने बैक्टीरियल को पढ़ लिया, वायरल को पढ़ लिया और प्रोटोजोअल को पढ़ लिया। ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कवक जनित रोग। तो यदि आ जाए विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ फंग्स। तो हम देखते हैं कौन सी शाखा होती है जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, तो माइकोलॉजी। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, तो हम देखते हैं माइकोलॉजी, है ना। अब आपने कई बार, अब यहाँ कवक की चर्चा हो रही है, तो हम देखते हैं कि कई बार पूछ लिया जाता है कवक। तो आपने देखा होगा कि कवक की बात करें, फंगस की बात करें और प्लांट की बात करें, तो इनमें अंतर क्या होता है। जब भी डिफरेंट की बात करेंगे तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जबकि हम देखते हैं पादप में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए इनको प्लांट से अलग कर देते हैं। और हम देखते हैं इनमें इनसे संबंधित विज्ञान को कहते हैं माइकोलॉजी। अब हम देखते हैं कि कवक से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो इन पर प्रकाश डाल लें। तो पहले इनको कौन कौन सी होती हैं, तो हम देखते हैं, पहले पढ़ेंगे आप बाल्डनेस, या इसी को बोलते हैं हिंदी में गंजापन, ठीक है, गंजापन। अस्थमा, या इसी को दमा बोल देते हैं, ठीक है। अस्थमा की बात करें, दमा की बात करें, और एक होता है स्कैबीज, ये इसी को खाज बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं रिंगवॉर्म, ये इसी को दाद बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं एथलीट फुट, ठीक है, एथलीट फुट, इसको हिंदी में भी एथलीट फुट ही बोलते हैं। तो 5 रोग हम पढ़ेंगे केवल और केवल कवक जनित के अंतर्गत, ठीक है। तो कौन सा, गंजापन, दमा, खाज, दाद और एथलीट फुट। तो ये हमें याद होना चाहिए सबसे पहली बात, तो है ना। अब इनसे क्वेश्चन बनता है संक्रामक है असंक्रामक, तो सभी संक्रामक है, क्यों, इनका पैथोजन होता है। और हम देखते हैं रोग कारक क्या होते हैं, कवक जनित रोग होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं गंजापन को। तो गंजापन में हम देखते हैं इनमें केवल रोग कारक ही हमें पढ़ना है। गंजापन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है तो उसके सिर के बाल झड़ने लगते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो बाल होते हैं तो क्यों झड़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं डेंड्रफ या लूसी की बात करते हैं, रूसी की बात करते हैं, तो हम देखते हैं वो क्या होते हैं, वो जो हमारे बाल में आ जाती है, तो हम देखते हैं कि उनकी जो ग्लैंड होती हैं बालों की, तो उनको कमजोर कर देती है और हम देखते हैं कि हमारे सिर के बाल झड़ने लगते हैं, है ना। अब यहाँ इसको अलग प्रकार से पढ़ेंगे, अभी विटामिन में पढ़ेंगे तो किस विटामिन की कमी से झड़ने लगते हैं, तो यहाँ केवल और केवल क्या पढ़ रहे हैं, फंगल डिसीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गंजापन में क्या है, सिर के बाल झड़ने लगते हैं। और हम देखते हैं, पूछ लेते हैं कौन सी बीमारी है, तो कवक जनित। अब कवक जनित है तो कौन से कवक के द्वारा होती है, तो हम देखते हैं इसके जो कवक का नाम होता है, रोग कारक का नाम टेनिया कैपिटस, टेनिया कैपिटस। यदि पूछ लिया जाए कि गंजापन किस रोग, गंजापन के रोग कारक का नाम बताइए, तो टेनिया कैपिटस, है ना, सिर के बाल झड़ने लगते हैं। इतना ही देखना है इसमें। अब यहाँ दमा की बात करते हैं, ठीक है। दमा की बात करते हैं तो दमा में क्या होता है हम देखते हैं कि दमा का जो पेशेंट होता है तो उसको अक्सर खांसी आती रहती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, क्यों, क्योंकि हम देखते हैं मनुष्य का श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो क्या होता है, लंग्स, फेफड़े, या उसी को हिंदी में जब भी फेफड़े लिखा होगा तो फुफ्फुस लिखा आता है हिंदी में, है ना, फुफ्फुस, उसी को
फेफड़े कहते हैं, और हम देखते हैं अंग्रेजी में लंग्स बोल देते हैं। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स। और हम देखते हैं कि जो दमा से संबंधित पेशेंट होता है तो उसको सांस लेने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि इस रोग के जो कवक होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे फेफड़ों में, लंग्स में आर्टिफिशियल झिल्ली बना लेते हैं या जाल बना लेते हैं, जिससे हम देखते हैं सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। और हम देखते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं इस रोग के रोग कारक का नाम, तो हम देखते हैं कौन सी कवक के द्वारा होता है, तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। ठीक है, तो गंजापन की रोग कारक का नाम या कवक का नाम क्या हो जाएगा? तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। तो इसके कवक का नाम होता है, रोग कारक का नाम होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। ठीक है, किससे संबंधित है? तो श्वास से संबंधित है। तो श्वास लेने में रोगी को कठिनाई होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि फेफड़ों में जो जाल बना लेते हैं, जिससे हम देखते हैं फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसके बीज हम देखते हैं त्वचा में फुंसियाँ निकलना, है ना। इसके बीज खाज, तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि त्वचा में खुजली होने लगती है, फुंसियाँ निकल आती हैं। तो इसके रोग कारक का ही नाम पूछते हैं, तो इसके रोग कारक का नाम क्या हो जाएगा? अब देखिए अंग्रेजी में हमने क्या लिखा, इसके बीज। तो हम देखते हैं रोग कारक का नाम हो जाएगा, पैथोजन की बात करें, एक्केरस स्कैबीज। ठीक है, तो खाज से मतलब त्वचा में खुजली होने से है, फुंसियाँ निकल आने से है, तो इसके रोग कारक का नाम क्या होता है? एक्केरस स्कैबीज, है ना। तो जब भी आपने देखा होगा कि फुंसियों की बात करते हैं, खुजली की बात करते हैं, तो हम देखते हैं शरीर पर फुंसियाँ निकल आती हैं और खुजली होती है, तो इसे बोल देते हैं स्कैबीज, है ना। तो रोग कारक का नाम याद हमें जिसमें करना है, तो एक्केरस स्कैबीज हो जाएगा। रिंगवॉर्म, दांत की बात करते हैं, तो ये भी हम देखते हैं इसी से। इसमें क्या होता है? त्वचा में गोले बनने लगते हैं लाल रंग के, इस प्रकार से, है ना। और आपने देखा होगा जब भी दाद होती है, जितने भी ये रोग फैलते हैं तो नमी युक्त वातावरण में फैलते हैं। क्यों? क्योंकि कवक जो होते हैं नमी युक्त वातावरण में फैलते हैं। अब इसमें दाद में, तो इसमें भी हम देखते हैं त्वचा में गोले बनने लगते हैं और खुजली होगी, है ना। तो ये भी पूछ लेते हैं, दाद के रोग कारक का नाम बताइए। तो हम देखते हैं ट्राइकोफाइटन, ठीक है, ट्राइकोफाइटन या फाइटन लेरुकोसम। ठीक है, तो आ जाए कि दाद के रोग कारक का नाम बताइए, तो ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम हो जाएगा, है ना। कभी भी इनमें प्रभावित अंग नहीं पूछते हैं, और क्या पूरा शरीर प्रभावित होता है। एथलीट फुट, अब एथलीट फुट की बात करते हैं तो कई बार हम सोचते हैं क्या है, तो आपने देखा होगा कि जब संक्रमित जमीन होती है, खासतौर से जब बरसात होती है, तो आपने देखा है कि हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो सबसे मोटी स्किन कहाँ पे होती है? पैर के तलवे में। तो पैर के तलवों की त्वचा फूलने लगती है अथवा फटने लगती है, उसे बोल देते हैं एथलीट फुट। जैसे सामान्य भाषा में खरवा बोल देते हैं, है ना। तो हम देखते हैं वही कहलाते हैं एथलीट फुट, है ना। तो हम देखते हैं इसमें क्या होती है, पैर के नीचे की त्वचा फूलने अथवा फटने लगती है। किसके कारण? जमीन जो होती है इन्फेक्टेड हो जाती है, तो हम देखते हैं उसी जमीन में हम चलते हैं, तो हम देखते हैं गीली जमीन में नमी के कारण, तो हम देखते हैं कि हमारे पैर की त्वचा फूलने अथवा फटने लगती है। तो ये कौन से कवक के द्वारा होता है? तो एक होता है टीनिया पेडिस, ठीक है, टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस कवक के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतने रोग सब क्या हैं? कवक जनित रोग हैं। ठीक है, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इस प्रकार से हमने कवक जनित को भी कंप्लीट कर लिया। अब देखिए एक दिन और हमें रोग के बारे में पढ़ना है, केवल अब हम पढ़ेंगे कृमि जनित रोगों को अगली क्लास में, इंसेक्ट वर्म डिसीज को और पॉल्यूशन बर्न डिसीज को, 2 प्रकार की बीमारियों को पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बारी हमारी बीमारियों वाला चैप्टर कंप्लीट, फिर इसके बाद में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। और कोशिश ये करना है कि हमें रोग लगभग कितने पढ़ना है? 50, और 50 रोगों में ही हमारा पूरा कवर हो जाएगा। गारंटी है कि कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोशिश ये रहेगी कि संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं तो इससे डीपली नहीं पूछे जाएंगे, है ना। अब जो पैथोजन होते हैं तो पैथोजन को तो हमें रटना पड़ता है, उसका और कोई चारा नहीं है। और जब एक ही बीमारी को कई बार पढ़ते हैं तो हम, अब जैसे आज हमने इतनी क्लासों में हम कंप्लीट कर लेंगे। आज हमें पढ़ने में इतना समय लगता है, जब हमें पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे तो 5 मिनट में सभी रोगों को लिख सकते हैं, है ना। और जब हम अपना याद करते हैं तो हम देखते हैं कि केवल इसी प्रकार से संबंधित अंग का नाम क्या है, कोई टीका है तो कोई टीका है, पूरा नाम क्या है, और खासतौर से बैक्टीरियल और वायरल को डिटेल से पूछते हैं। इनमें केवल और केवल पैथोजन को पूछते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें वो कर लेना है। ये थी आज की क्लास। इसके बाद चलेंगे अगली क्लास में, अपने डाउट क्लियर होंगे। जो भी आपके पास डाउट हों तो हम देखते हैं कमेंट के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।